नमस्कार, दिलेश देवांगन नाम है मेरा और आप सभी का डीडी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लगातार आप इस चैनल पर बड़े बड़े हस्तियों से उनका इंटरव्यू देखते हैं और आज जिनसे मैं चर्चा करने जा रहा हूं, जिनसे मैं इंटरव्यू लेने जा रहा हूं, वो बड़े शख्सियत हैं। सरगुजा संभाग अंबिकापुर के रहने वाले, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ी बड़ी भूमिका अदा की है। इनका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से सार्वजनिक जीवन की शुरुआत हुई है। अंबिकापुर नगर के पार्षद रह चुके हैं और जिला पंचायत सरगुजा का सदस्य भी रह चुके हैं, यानी कि जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी जीत चुके हैं और साथ ही साथ कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर का भी चुनाव इन्होंने जीता हुआ है। साथ ही साथ भाजयुमो मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ का प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि उस वक्त जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश शामिल था, तब से इनकी भूमिका रही है। भाजपा सरगुजा का जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं और वर्तमान में ओबीसी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हैं अखिलेश सोनी जी, जो भाजपा प्रदेश पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष हैं। तो पिछड़ा वर्ग के बारे में हम पर्टिकुलर आज बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि इनकी जो पार्टी है वो पिछड़ा वर्ग के लिए क्या कर रही है और ये मोर्चा क्यों बना हुआ है। इन तमाम पहलुओं पर बेहतरीन बातचीत आप इस वक्त देखेंगे। तो बने रहिए डीडी यूट्यूब चैनल के साथ। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर ऑल में सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहरहाल आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सोनी साहब, आपका डीडी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी ने पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग का मोर्चा बनाया हुआ है, इसको क्या समझा जाए? कहीं ये जातीय समीकरण की राजनीति के आधार पर तो नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का टैगलाइन है कि सबका साथ सबका विकास। तो सभी समाज को साथ में लेकर सभी समाज का विकास करके भारतीय जनता पार्टी सभी समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, ये नारे के साथ सभी वर्गों के बीच सर्वस्पर्शी पार्टी है। सभी समाज को, सभी वर्गों को स्पर्श करके उनके जीवन में खुशहाली लाने का काम करती है। जहाँ तक मोर्चे के गठन का सवाल है तो 2015 में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने इसका गठन किया था। तब से लगातार, जैसा कि आप जानते होंगे कि इस देश की आधी से ज़्यादा आबादी पिछड़े वर्ग की है और उन वर्ग के बीच में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को लेकर जाना, उन वर्गों के बीच में जो अभी तक विकास के मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं किन्हीं कारणोंवश, ऐसे समाज जो कम संख्या में छोटी छोटी कई जातियां हैं, उन सभी जातियों को भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जोड़कर भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के सरकार के फैसलों से उनको अवगत करा के उसका लाभ वो ले सके, इन सब बहुत सारी लक्ष्य को लेकर इस मोर्चे का गठन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है। एक तो जो मुख्य मोर्चा है वो बीजेपी है, पार्टी है, एक दल है जिसकी देश के अलग अलग प्रदेशों में सरकार है और यहाँ तक कि केंद्र में भी सरकार है। फिर ये मोर्चों के बारे में प्लान करना, अलग अलग मोर्चा बनाना और उसके प्रतिनिधि चयन करना, और आज का जो स्थिति है वो जाति समीकरण को लेकर के अलग अलग पार्टियों ने एक एजेंडा खोल रखा है और आप लोग लगातार विरोध भी करते हैं कांग्रेस को लेकर के कि धर्मांतरण हो रहा है छत्तीसगढ़ में, ये भी कहीं ना कहीं एक जाति समीकरण को लेकर के है। तो क्या ये माना जाए कि आप एक तरफ वर्तमान सरकार पर आरोप लगाते हैं और कहीं ना कहीं इस आधार पे ये भी साजिशें चल रही हैं, इसी तरह की राजनीति हो रही है बीजेपी में भी, या बीजेपी वाले कर रहे हैं? देखिए, आप कई चीज़ों को जोड़ के बोल रहे हैं। एक तो कि जहाँ तक जातिगत और राजनीति की बात है तो, और दूसरा आपने धर्मांतरण का विषय, दोनों बहुत अलग अलग हैं। भारतीय जनता पार्टी के मोर्चों पे भी आपने कहा कि अलग अलग मोर्चे क्यों बने हैं, तो आप देखे होंगे कि जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है उसके 6 मोर्चे थे अभी तक, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, एसटी मोर्चा, एससी मोर्चा जी। तो 2015 में पार्टी ने ये महसूस किया कि नहीं, ओबीसी समाज एक बहुत बड़ा समाज है, उनके बीच भी अलग से मोर्चे के रूप में पार्टी को जाना चाहिए। तो मोर्चे हमारे जब से पार्टी बनी है तब से मोर्चे बने हैं, ये कोई नया पहली बार नहीं हुआ है। और 2015 में जब से पिछड़ा वर्ग मोर्चा बना है तब से लगातार पिछड़ा वर्ग समाज के बीच पार्टी की विचारधारा को लेकर जाने का काम चल रहा है। जहाँ तक दूसरे राजनीतिक दलों की हम बात करें तो पिछड़ा वर्ग की बात हो चाहे एसटी एससी की बात हो, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा वोट बैंक के रूप में पिछड़ा वर्ग समाज को देखा। कांग्रेस पार्टी ने एसटी को, एससी को रैलियों का हिस्सा बनाने के तौर पे देखा।
कभी उनके जीवन में खुशहाली लाने के लिए या उनको सम्मान के साथ जीने लायक बनाने के लिए कोई फैसला कांग्रेस पार्टी ने, जो प्रमुख विपक्षी दल के रूप में हम देखें देश की राजनीति में, तो उसने नहीं किया। जब हम पिछड़ा वर्ग समाज की बात करते हैं तो पिछड़ा वर्ग समाज के लिए मंडल कमीशन आया 1980 में। आप देखे होंगे कि 1990 तक कांग्रेस की सरकार थी, 10 साल मंडल कमीशन के रिपोर्ट पे पार्लियामेंट में कोई चर्चा नहीं हुई। 1989-90 में जब बीपी सिंह की सरकार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बनती है, तब भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से जो केंद्र में सरकार बनी उसने मंडल कमीशन को लागू किया। तो उसी तरीके से अभी हम तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को देखें तो आप देखेंगे कि लंबे समय से एक मांग थी कि ओबीसी कमीशन जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिले, संवैधानिक दर्जा मिले, शक्ति संपन्न ये हो, ताकि ओबीसी समाज को कहीं कोई दिक्कत जा रही है, कहीं कोई उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो एक अधिकार संपन्न प्लेटफॉर्म पे अपनी बात, अपनी शिकायत रख सकें, जैसा कि एसटी कमीशन, एससी कमीशन को ये पावर है। जब पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देने की बात की, तब भी कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया राज्यसभा में। इसके साथ ही आप देखेंगे कि बहुत दिनों से लंबित थी ये मांग की जो मेडिकल की सीटों पर, डेंटल की सीटों पर, नीट पे जो केंद्रीय कोटे की सीट थी उसमें 27% ओबीसी समाज को जो आरक्षण मिले वो पेंडिंग था, लंबे समय, वर्षों से पेंडिंग था। प्रधानमंत्री जी ने एक फैसला लिया और इस देश के ओबीसी समाज को मेडिकल और नीट के सीटों पर 27% आरक्षण का सीधा लाभ देना लागू कर दिया, जिससे आप ये जानकर हैरान होंगे कि प्रत्येक साल ओबीसी समाज के 5,500 से अधिक बच्चे डॉक्टर बन के निकलेंगे। तो ऐसा इस समाज के साथ उन्होंने बहुत ही न्याय और सम्मान के साथ जीने का अधिकार देने का काम किया। भारत सरकार के मंत्रिमंडल की हम बात करें तो पहली बार ऐसा हुआ कि इस देश के अलग अलग भूभाग में रहने वाले पिछड़ा वर्ग की समाज से आने वाले 27 लोगों को भारत सरकार में केंद्रीय मंत्रिमंडल में हिस्सा देकर उनको बड़ी भागीदारी देने का काम किया, एक बड़ा संदेश देने का काम किया। इस तरीके से आपने देखा होगा कि जब रिजर्वेशन की बात आई, राज्यों में अलग अलग प्रकार से आरक्षण में दिक्कतें जा रही हैं, तो अभी पिछले सत्र के अंतिम दिनों उन्होंने भारत के संविधान के 127वें संविधान संशोधन विधेयक लाकर और उस संविधान संशोधन विधेयक को पारित करा के उन्होंने राज्यों को इस बात का अधिकार दिया कि पिछड़ा वर्ग समाज के केंद्रीय अनुसूची में जातियों को जोड़ने का अधिकार, उनको आरक्षण देने का अधिकार राज्यों को दिया, यानी पावर डेलीगेट किया। तो इस तरीके से पिछड़ा वर्ग, इस देश की जो आबादी है, छत्तीसगढ़ की जो आधी से ज़्यादा आबादी है, उसको सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय देने के लिए, उनको अधिकार संपन्न बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। चाहे वो बीजेपी की बात जैसे मैंने आपसे पूछा ही, इसके अलावा अलग अलग दल जो हैं या अभी समाज में धरातल पर जो आप फीडबैक पाते होंगे या देखते होंगे सच्चाई को, तो आपको पता चलता होगा हर एक जाति एकत्र हो रही है, हर एक मोर्चा बन रहा है, जातिगत मोर्चा। जैसे भी सर्व आदिवासी समाज का एक गठन हुआ है जिसमें अभी कई तरह के हिंदू रीति रिवाजों का विरोध हो रहा है, रावण के वंशज हैं, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। तो क्या लगता है सर, ये जो अलग अलग जातियों को लेकर के जो प्रतिक्रियाएं आती हैं, इस विषय पे आपको क्या लगता है कि भविष्य क्या होगा? देखिए, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भारतीय संस्कृति पे हमला करने की बात करते हैं जी। हमारी संस्कृति सनातन संस्कृति है और इस देश में जो विदेशी धर्म है, विदेशी विचारधारा है, भय या प्रलोभन से जो धर्मांतरण है, जो खासकर विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इसका विरोध किया है। और छत्तीसगढ़ में विशेषकर हम देखें तो अभी धर्मांतरण की शिकायतें बहुत मिल रही हैं। जो हमारे भोले भाले जनजाति समाज के लोग हैं और उनकी संस्कृति पे हमला है, उनको धर्मांतरण करा के और एक तरीके से उनको उनकी संस्कृति से काटा जा रहा है और भय, प्रलोभन, अनेक प्रकार की चीज़ें हैं उसमें। थानों तक शिकायतें गई हैं जिसमें कि अभी की जो सरकार है कांग्रेस पार्टी की, उसने कोई कार्रवाई नहीं किया है। तो ये एक सजग नागरिक के तौर पे या जिम्मेदार राजनीतिक दल के तौर पर हम लोग ये महसूस करते हैं कि हमारी संस्कृति को भी बचाए रखना है और केवल वोट की राजनीति नहीं करना, उनके धर्म और संस्कृति की रक्षा हो और उनको भी जागरूक करें हम, ताकि वो अपनी संस्कृति से कटें मत। पाश्चात्य संस्कृति का जो आक्रमण है उससे उनको बचाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठाती है।
सर, इस तरह के जो माहौल निर्मित करते हैं, जो जातिगत आधार पर बंटवारे जैसा एक कहीं ना कहीं मुहिम चलाते हैं, एक विभेद करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों के लिए क्या बोलेंगे? देखिए, अगर आप प्राचीन भारत की बात करेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि हजारों साल से हमारी संस्कृतियों पर अनेक लोगों के द्वारा हमला हुआ है। चाहे वो मंदिर तोड़े जाने की बात हो, चाहे वो हमारे सनातन संस्कृति पे हमला करने की बात हो, तो इस देश में वर्षों से हमारी संस्कृति पे हमला होते रहे। लेकिन भारत का जो ये सनातन संस्कृति है, विदेशी आक्रमणकारी या विदेशी विचारधारा से लगातार मुकाबला करते रहा है, और हमारी जो सनातन धर्म है, संस्कृति है, उसकी रक्षा समय समय पर लगातार समाज के द्वारा ही होते रहा है, जिसके कारण आप ये महसूस करेंगे कि हमारी संस्कृति हजारों हजार साल से आज तक अक्षुण्ण बनी हुई है। यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए, जहाँ से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो इसलिए हमारी ये बहुत प्राचीन संस्कृति है। दुनिया इसी संस्कृति के कारण भारत को विश्वगुरु भी कहा गया है। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, साथ ही साथ समाज को बचाए रखने की भी मुहिम चलती रहेगी। क्या पहल कर रही है छत्तीसगढ़ में बीजेपी पार्टी या पिछड़ा वर्ग मोर्चा जो है वो? इस वक्त छत्तीसगढ़ को आप कहाँ पाते हैं और कितना अपनी आपकी भूमिका रही है अब तक? देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद 4 बार विधानसभा के चुनाव हुए हैं। इन 4 बार के चुनाव में अगर आप देखें तो 3 बार 2003, 2008, 2013 भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 2018 के विधानसभा चुनाव में हम जीत पाने में वंचित रहे, लेकिन 4 में से 3 बार जब विधानसभा के चुनाव में हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाए। इस राज्य की आधी से ज़्यादा आबादी पिछड़े वर्ग की है, ओबीसी समाज की है। तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि ओबीसी समाज का समर्थन हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, हम ओबीसी समाज का वो समर्थन, विश्वास, भरोसा, जिनके बल पर हम 3 बार सरकार में आए थे, हमारी पूरी कोशिश होगी कि आने वाले जो 2023 का चुनाव है, पिछड़ा वर्ग समाज का विश्वास हम फिर से अर्जित करके और फिर से हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनाने के लिए एक निर्णायक भूमिका निभाएंगे। अभी तक आप क्या कमी पाते हैं इस वर्ग में, ओबीसी वर्ग में, और जिसको दुरुस्त करने की एक चाह है और उस पर आप चल पड़े हैं? आप महसूस करेंगे कि पिछड़े वर्ग में भी बहुत सी जातियां हैं जो सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर जागरूक भी हैं, पर बहुत सी जातियां जो बहुत कम संख्या में हैं। वनांचल में भी, सरगुजा से लेकर बस्तर तक का मैंने दौरा किया और अब मैंने महसूस किया कि जंगलों में जनजाति समाज के बीच में भी बड़ी आबादी है, लाखों की, जो पिछड़े वर्ग समाज से बिलोंग करते हैं और उनकी जीवन शैली भी बिल्कुल ट्राइब्स जैसी ही है। तो बहुत सी ऐसी छोटी छोटी जातियां हैं, 95 से अधिक जातियां और उनकी सैकड़ों उपजातियां, ऐसे सैकड़ों जातियों के बीच जो कि वास्तव में अभी तक शैक्षणिक, आर्थिक और शैक्षणिक, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, उन जातियों को जोड़ के हम और प्रधानमंत्री जी के फैसलों से उनको अवगत करा के, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से अवगत करा के और उनको जोड़ के और उनके जीवन में खुशहाली आए, वो सम्मान के साथ समाज में सर उठा के जी सकें, उस लायक बनाने की दिशा में हम मिलकर काम करना चाहते हैं। सर, आपने कहा कि हम लोग पूरी तैयारी कर लिए हैं और पिछड़ा वर्ग को आप मजबूत बना रहे हैं, उन्हें वो धारा से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिससे उनका विकास हो सके, वो आगे बढ़ सके, उनकी एक पहचान बन सके। 2023 में अगर आप जीतते हैं, आपकी जीत होती है, बीजेपी की सरकार बनती है, तो जो ओबीसी वर्ग के विभिन्न जातियाँ हैं, उस वर्ग में आने वाले उन लोगों के लिए आप क्या भरोसा देंगे? क्या बदलाव आएगा 23 के बाद? देखिए, यदि आप पिछले 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखेंगे तो एक विकास करने वाली सरकार थी, बहुत ही एक अच्छे रोड मैप के साथ। चाहे आप महसूस करें कि मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना, 1 रुपये किलो चावल देने की बात, तो आप ये महसूस करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पहले या इसके पहले आप जिस जगह से आते हैं, आपको याद होगा कि एक बार भूख से मौत की राजनीति होती थी। हम सब लोग निर्विवाद रूप से इस बात को स्वीकार करेंगे कि छत्तीसगढ़ में लोगों के घर में खाना खाने के लिए चावल नहीं होता था। मजदूर बहुत मजबूरी में मजदूरी करता था। कंद मूल, ऐसे कोदो, कटकी,
महुआ का लाटा, ऐसे वैकल्पिक खाद्य पदार्थों से लोग अपना जीवन यापन करते थे। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा जब 1 रुपये किलो का चावल 35 किलो देने की योजना शुरू हुई तो लोगों को भूख से आज़ादी मिली, मजबूरी में मजदूरी करने से आज़ादी मिली, और जिसके फलस्वरूप आज हम बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में कोई ऐसा गरीब परिवार नहीं है जो अपने बच्चे को आज ये कहे कि बेटा आज घर में खाना नहीं बनेगा क्योंकि चावल नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो इसमें जनजाति समाज के लोग लाभान्वित हुए, पिछड़े वर्ग के समाज के लोग लाभान्वित हुए, ऐसे ST SC OBC जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े, इन वर्गों के जीवन में बहुत खुशहाली लाने का काम हुआ। अभी जो आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना 50,000 का स्मार्ट कार्ड डॉक्टर रमन सिंह भाजपा की सरकार ने किया, तो लोगों को जो घर ज़मीन बेचना पड़ता था इलाज के लिए, उससे मुक्ति मिली। ऐसे बहुत सी चीज़ें, वनवासियों को चरण पादुका देना, यानी छोटी छोटी चीज़ें जिससे उनके जीवन में खुशहाली आए, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। और आने वाले समय में भी हम इसकी बहुत रूपरेखा बना रहे हैं, उसकी कोशिश कर रहे हैं कि और बेहतर हम क्या दे पाएंगे। बीजेपी के तमाम वो नेताओं से मेरी मुलाकात होती है, मैं उनसे पूछता हूँ, सवाल भी करता हूँ, वो यही कहते हैं कि 15 सालों में मैंने वो किया, ये किया, मतलब हमने बीजेपी वालों ने किया, विकास की एक अलग गाथाएं लिखी गई। तो वो इसके बावजूद इतने कार्य, चाहे वो गरीब, हर वर्ग के लिए कहा जाता है कि हमने बेहतर कार्य किए, धरातल पर अच्छे डेवलपमेंट हुआ, बावजूद इसके 2018 में हार के कारण अगर आपसे पूछा जाए क्या बोलेंगे? देखिए, हार और जीत एक सिक्के का 2 पहलू है जी। और भारतीय लोकतंत्र में हार या जीत के कोई एक कारण नहीं होते हैं। और लगातार हम लोग 3 बार सरकार में थे और उसके बाद ये परिवर्तन हुआ है, तो ये पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी है। और जो उस दिशा में अनेक प्रकार के वादे किए गए, जन घोषणा पत्र आया, उसमें बहुत से ऐसे वादे किए गए लोक लुभावन, जिसके कारण ये स्थितियां बनी। आज आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में जिन वादों, जिन भरोसे, जिन आकांक्षाओं से लोगों ने सरकार बनाया था, आज पूरी तरह से वो हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। आज चारों तरफ विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। ग्राम पंचायत से लेकर नगर पंचायत और नगर पालिकाओं से पैसों को वापस मंगाया गया। देश में ये पहली सरकार ऐसी बनी जो स्थानीय निकायों से, छोटी संस्थाओं से पैसे को देने की जगह पैसे को वापस लेकर, और एक तरीके से कर्ज में डूबी हुई सरकार 3 साल में इतना हजारों करोड़ का कर्ज लेकर राज्य को विकास के पटरी से बाहर कर दिया है। कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के समय जो सड़कें बनी थीं, उनके मरम्मत तक के काम नहीं हो रहे हैं। तो आप ये देखेंगे कि हर वर्ग ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की। सर, आप कांग्रेस के घोषणा पत्र के बाद ये कहते हैं कि यहाँ की जनता ठगी हुई महसूस कर रही है। ठगी हुई महसूस तो देश के अलग अलग हिस्सों की जनता भी महसूस कर रही है। जब मोदी जी फ्री में गैस कनेक्शन के गैस कनेक्शन देने की बात उन्होंने कही और उन्होंने दिया भी, और बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार महंगाई दूर कर देंगे और बहुत कुछ कर देंगे। लेकिन आज महंगाई ने जिस तरह से कमर तोड़ी हुई है, और महंगाई को ही आपने अहम मुद्दा बनाया था 2014 में, आज 450 के गैस सिलेंडर 1000 से ऊपर चले गए। तो फ्री में सिर्फ नाम का रह गया सर। देखिए, बहुत से कठोर फैसले सरकार को लेने पड़ते हैं जब व्यवस्थाओं को पटरी पे लाना होता है। तो पर जैसे जैसे परिस्थितियां बन रही, अभी आपने देखा कि वैट के दरों में कटौती प्रधानमंत्री जी ने किया, तो ये जन भावना को समझने वाली सरकार है। और आने वाले समय में इस पे आपको और भी ऐसे फैसले दिखेंगे जिसमें मूल्य नियंत्रण के साथ साथ लोगों के भलाई में अनेक फैसले सामने। नेशनलिज्म की बात करते हैं, राष्ट्रीयता की बात करते हैं, देश हित की बात करते हैं। क्या इससे घर में वो गैस से चूल्हा जलेगा, फिर तो वही धुआं होगा? या महंगाई से आज लोग सब्जी, जो बहुत ही निम्न वर्ग के लोग हैं, वो सब्जी नहीं खा पा रहे हैं, खाद्य पदार्थ की सारी वस्तु। देखिए, बहुत सी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। आप जब हम किसानों की आय दुगनी करने की बात करते हैं जी, तो जब हम MSP बढ़ाते हैं, तो जब हम समर्थन मूल्य किसान को ज़्यादा सरकारें देंगी, तो निश्चित है कि बाज़ार में उसका मूल्य बढ़ेगा। तो बहुत सी चीज़ों का तो किसान की आय से भी जुड़ा हुआ चीज़ है यो, चाहे वो दलहन हो, तिलहन हो, सब्जियां हो। तो
आफ्टर ऑल वो मूल्य किसान को ही जाता है, लेकिन बाज़ार बहुत सी चीज़ों को तय करती हैं जिसको सरकारें तय नहीं कर पाती हैं। तो बहुत सी चीज़ें जो आपका कहना है वो बाज़ार से तय होती 2023 में आप जीतना चाहते हैं, 2023 में अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, किन मुद्दों पर 2023 के चुनाव होंगे? अभी कहना जल्दीबाजी होगी। अभी 2 साल बचे हैं। अभी 3 साल इस सरकार के कार्यकाल को जनता ने देखा है। जो विकास ग्रोइंग स्टेट था, तेज गति से विकास करने वाला राज्य था, वो हर दिशा में, हर मोर्चे पर विफल साबित हुआ है और विकास पूरी तरह रुक चुका है इस राज्य का। हर वर्ग शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात थी। अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिन पे सरकार अपने वादों को पूरा नहीं कर पा रही है और आने वाले समय में यह आक्रोश लगातार बढ़ते जा रहा है। चुनाव तक स्थिति ऐसी हो जाएगी कि जनता इस सरकार को बदलने का फैसला करेगी। वर्तमान कांग्रेस की गवर्नमेंट को सिर्फ कोस करके, उसकी बुराई करके ही 2023 जीतना चाहेंगे या कुछ 23 के बाद के सपने भी दिखाएंगे जिसको आप बीजेपी पूरा करना चाहेगी? देखिए, अभी आप 2 साल पहले इन प्रश्नों को बहुत जल्दी कर रहे हैं। अभी जैसा कि मैं कहा, अभी समय काफ़ी बचा हुआ है और अभी सभी राज्यों ने वैट में कटौती की, छत्तीसगढ़ सरकार ने नहीं किया। पंचायतों में आप देखेंगे तो कहीं कोई राशि आवंटन नहीं हो रहा है, कहीं कोई निर्माण कार्य चालू नहीं हो रहा है, टेंडर्स नहीं हो रहे हैं, सब तरफ अफरा तफरी मचा हुआ है, कानून व्यवस्था खराब है। तो आने वाले समय में ये स्थितियां और ख़राब होती जा रही हैं, बद से बदतर होती जा रही हैं और निश्चित रूप से लोग भारतीय जनता पार्टी की पिछले सरकार को याद करेंगे और फिर से हमको उस समर्थन वापस मिलेगा। इस वक्त पिछड़ा वर्ग के प्रदेशाध्यक्ष से हमारी बात हो रही है और पिछड़ा वर्ग ओबीसी वर्ग के लोग देख रहे हैं। वो वर्ग जिस वर्ग का आप नेतृत्व कर रहे हैं, क्या बोलेंगे उन सुनने वालों को, देखने वालों को? देखिए, पार्टी में रहने के दौरान भूमिका सबकी बदलते रहती है। इसके पहले मेरा दायित्व कुछ अलग था, अभी मेरा दायित्व अलग है। पर पिछड़ा वर्ग समाज में जन्म लेने के कारण और पिछड़ा वर्ग समाज के बीच काम करने के कारण मैंने ये महसूस किया है कि अटल जी की एक पंक्ति है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। तो पिछड़ा वर्ग समाज को भी अपनी इच्छा शक्ति के साथ और समाज में अपनी भूमिका और अपनी बात को समाज के बीच बहुत ताकत के साथ रखकर और सरकार के साथ, सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर, जो प्रधानमंत्री जी ने अधिकार संपन्न बनाने की दिशा में बहुत सारे फैसले लिए हैं, तो शैक्षणिक जागरूकता, सामाजिक जागरूकता के साथ, एकजुटता के साथ पिछड़ा वर्ग समाज को भी देश के विकास के मुख्य धारा से जोड़कर और समाज में एक बड़ा योगदान पिछड़ा वर्ग समाज का भी हो, इस दिशा में सबको काम करना चाहिए। सर, लगातार ये आखिरी सवाल है, मैं ज़्यादा आपसे नहीं पूछूंगा। आप अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र में ही रहते हैं, आपका निवास स्थान है। 2008 से लगातार यहाँ बीजेपी हार रही है, बाबा जी का ही दबदबा कायम है। 2023 में कितना जितना आसान होगा और आपके लिए कितना मुश्किल होगा? देखिए, चुनाव और राजनीति हमेशा संभावनाओं पे ही रहती है और अंबिकापुर सीट हम 2003 में जीते थे जी। अभी पिछले 3 चुनाव से हम जीत नहीं पा रहे हैं। यस। लुंड्रा भी हम जीते थे, सीतापुर हम नहीं जीत पाए हैं। ये जो 3 सीटें हैं सरगुजा की, पर वर्तमान जो परिस्थितियां बनी हैं, बहुत सी चीज़ें, परिस्थितियों पर फैसला आता है। तो मैं कह सकता हूं कि दावे के साथ कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा होगा और हम सरगुजा, जब हम 2003 के विधानसभा चुनाव को पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें पाते हैं कि जो एकीकृत सरगुजा की 8 विधानसभा सीटें थीं, उस 8 विधानसभा में से 7 विधानसभा सीटों को जीते थे, जिसके कारण छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। आज फिर से हम उस तैयारी के साथ पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं कि जो भूमिका सरगुजा की 2003 में भारतीय जनता पार्टी के सरकार स्थापना के समय थी, वो भूमिका फिर से सरगुजा की रहेगी और सरगुजा से बड़ी संख्या में विधायक जीतकर छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनाएंगे। चर्चाएं ये भी चलती हैं कि अखिलेश सोनी जी का कहीं ना कहीं विधायक की उम्मीदवारी के तौर पर देखा जा रहा है, क्या बोलेंगे आप?
पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो भूमिका हमें जिस रूप में भूमिका अदा करने का काम पार्टी के द्वारा सौंपा जाता है, हम उसी भूमिका में रहते हैं। और किसकी क्या भूमिका होगी ये तो पार्टी ही तय करती है। इसमें अपने इच्छा या अपने मन का कोई जगह इसमें होता नहीं है। पर निश्चित तौर पे पार्टी ने जो भूमिका अभी दिया है वो बहुत जिम्मेदारीपूर्ण है। और इस भूमिका, जैसा कि मैंने कहा कि पिछड़ा वर्ग समाज का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के लिए हम अर्जित कर सकें, वो विश्वास कायम फिर से कर सकें, ताकि हम छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएं, इस भूमिका में मैं आपको मिलूँ। जैसे चर्चाएं चल रही हैं, मैंने कहा कि आप विधायक के तौर पर उतर सकते हैं मैदान पर अंबिकापुर में, तो अगर जो लोग देख रहे हैं, क्या वो ये जो विश्वास कर रहे हैं ये कायम रखें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता विधायक के उम्मीदवार के लायक है, और उम्मीदवार कौन होगा ये पार्टी ही तय करती है, इसलिए इस फैसले को अपन पार्टी पे ही छोड़ते हैं। चलिए अखिलेश सोनी जी, आपने हमें वक्त दिया और बहुत अच्छी बातें आपने बताई और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद दिलेश जी, आपका बहुत धन्यवाद। इस वक्त हम बात कर रहे थे पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा की तरफ से अखिलेश सोनी जी से। इनसे बहुत अच्छी पिछड़ा वर्ग और थोड़ी राजनीतिक बातचीत हुई, बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग बातचीत था। ये बातचीत वाला वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पे, जी हाँ, कमेंट बॉक्स पर ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया लिखिएगा, बताइएगा कैसा लगा। अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त यारों को, ताकि ये इंटरेस्टिंग वीडियो उन तक भी पहुँच जाए। अगर अभी तक DD यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहरहाल दिलेश देवांगन को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।